नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैनाडा में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग फिर रूबरू हो रहे हैं डाइट के डिजिटल चैनल में और हम लोग बात करेंगे कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान विषय के संबंध में। आज हमारा अध्ययन का जो प्रमुख विषय रहेगा वो रहेगा भारत के राष्ट्रपति। हम सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि भारत एक संघात्मक देश है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, एक गणराज्य है। गणराज्य इसलिए क्योंकि जो देश का सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का पद है और भारत के इस सर्वोच्च पद का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में ये कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है, इसका निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका का क्या तात्पर्य है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। नाम मात्र की कार्यपालिका, देखिए कक्षा 11वीं के अंदर हमने सरकार के 3 अंगों के बारे में बात की थी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और उसी में हमने कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी चर्चा की थी। उसी में से एक प्रकार है वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा शक्तियां तो प्राप्त है, परंतु वह स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि अपनी शक्तियों का प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। अगर वास्तविक कार्यपालिका होती तो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग वह स्वयं करता, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति एक वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है। इसमें आपको अंतर करना आना चाहिए कि राष्ट्राध्यक्ष कौन है और शासनाध्यक्ष कौन है, यानी राष्ट्र का प्रमुख कौन है और जो शासन चलाया जा रहा है उसका प्रमुख कौन है। तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका के बारे में हमने चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति है उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है उसमें पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वह भारत का नागरिक होगा तो ही राष्ट्रपति के पद के लिए वह निर्वाचित किया जा सकेगा, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना एक अनिवार्य शर्त है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है वो ये है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो आवश्यक योग्यता है उनमें से उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ध्यान रखिए, आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ये आयु संबंधी कुछ बातें आप ध्यान रखें, जैसे सांसद लोकसभा का सदस्य जो है उसके बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए है कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो आवश्यक योग्यता है उनको पूरा करता हो। लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को वह पूरा करता हो, आयु को छोड़कर। यहाँ आयु 35 वर्ष निर्धारित है। अगली बात,
राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाला व्यक्ति किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय के द्वारा उसे दिवालिया या विकृत या मानसिक रूप से रोगी घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। अगर ये योग्यताएं उस व्यक्ति के अंदर है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। तो ये योग्यताओं की बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? तो सबसे पहली बात, इस निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभा के सदस्य, राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें इस बात को। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं कई कई राज्यों में, वो सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कौन कौन होंगे? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य, हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को समाज सेवा, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। लेकिन ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किए जाते। मनोनीत सदस्य चाहे वो राज्य की विधानसभाओं के हो, चाहे वो संसद के दोनों सदनों के हो, मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता। ये महत्वपूर्ण बात है। केवल और केवल निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी के भी सदस्यों को शामिल किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य। ध्यान रखिए, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है गुप्त मतदान। पहली बात कैसा होता है? गुप्त मतदान। राष्ट्रपति का जो मतदान होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, गुप्त मतदान से होता है। इसके लिए एक पद्धति है जिसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। विद्यार्थियों, 1 नंबर के सवाल में ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद कर लें, ध्यान में रखें। राष्ट्रपति का निर्वाचन मतदान की किस प्रणाली से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मतदान की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, गुप्त मतदान के द्वारा। इसको आप विशेष तौर पर। अब हमने बात की कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के, राज्यों की विधानसभा के सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। इसके लिए कि पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले इन सदस्यों का मत मूल्य समान रहे, इसके लिए 2 प्रकार के फॉर्मूले काम में लिए जाते हैं। इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखें। इसका आधार जो है 1971 की जनसंख्या है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने वाले सदस्यों के मत का मूल्य किस आधार पर निकाला जाता है? 1971 की जनसंख्या को आधार बनाकर और उनका मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम जानते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य कहलाते हैं विधायक। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। इनके मत का मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? राज्य के विधानसभा सदस्य का मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या। अब वो कुल जनसंख्या किस आधार पर होगी? 1971 में जो जनगणना की गई थी, उस समय राजस्थान की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा या विधायिका के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यहाँ पर इस बात को ध्यान दें, राज्य की विधायिका के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ये बार बार शब्द मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कुछ राज्यों में विधायिका के 2 सदन हैं। हमारे राजस्थान में 1 ही सदन है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ विधायिका के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो उन राज्यों के लिए लागू होता है और वहाँ विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित होने के साथ साथ मनोनीत भी किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम राजस्थान के संदर्भ में यहाँ बात कर रहे हैं कि राजस्थान का अगर कोई MLA है तो उसके मत का मूल्य कैसे निकलेगा? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधायिका के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और जो भागफल आता है उसमें हम भाग देंगे 1000। तो उससे एक विधायक का, विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य जो है वो निर्धारित हो जाएगा। ये फॉर्मूला है विधायक का मत मूल्य निकालने का। अब हम बात करते हैं कि संसद के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य। संसद के प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य से हमारा तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकालना प्रत्येक सदस्य को। हम कहते हैं उस सदस्य को अंग्रेजी में MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब एक संसद के सदस्य का जो मत मूल्य होगा उसका फॉर्मूला है सभी राज्यों की विधायिका के कुल सदस्य, यानी जितने भारत के राज्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, वहाँ की विधायिका के सदस्यों के प्राप्त कुल मतों का योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का इसके अंदर हम भाग देंगे तो संसद के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें की है। आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो निर्वाचन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से मत डाले जाते हैं, उन मतों की गणना किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से परिणाम घोषित किया जाता है। इसके अलावा हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अपनी शक्तियां हैं उन शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां कौन सी हैं और आपातकाल के समय राष्ट्रपति की भूमिका किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा एक निवेदन रहेगा, अभी वर्तमान के अंदर कोरोना बड़ा घातक हो चुका है,
इसलिए मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें, दूरी बनाए रखें और कोरोना को हराने में सबका सहयोग करें। देश में इस युद्ध के समय आप जो है भागीदार बने। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।